Question number first. The term transaction in business refer to जो टर्म होती है ट्रांजैक्शन, इसका बिजनेस के अंदर क्या मतलब होता है। इसका बिजनेस के अंदर मतलब होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब हम क्या समझते हैं। जब हम मोबाइल से भी फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स का और साथ में सर्विस का। ये भी साथ में लिखना ज़रूरी है सर। स्पेलिंग अपना आप देख लेना, माउस से इतना साफ नहीं लिख सकता मैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। कहीं कहीं जगह इसका एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी लिखा रहता है, लेकिन ये प्रॉपरली ठीक नहीं मान सकते हम। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एनी सर्विस। इस ट्रांसफर का इसका मतलब एक्सचेंज में होता है लेना देना, लेकिन इसके अंदर वैल्यू डिपेंड नहीं करती। लेकिन ट्रांसफर के अंदर वैल्यू भी डिपेंड करती है, हमने ट्रांसफर क्या किया है, कितना किया है। एक्सचेंज एक पुराना सिस्टम है, बोलते तो हम इसे भी ट्रांजेक्शन ही वो है वैसे, लेकिन जो ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्ट्री फार्म्स कम अंडर। जो पोल्ट्री फार्म्स है वो किसके अंदर आते हैं। ये है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्ट तो हम इससे कुछ करते नहीं है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ऐसा माइंस हुई, खान हुई, सोने की खान हुई, चांदी की खान हुई, इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। पोल्ट्री में तो कुछ ऐसा खोद कर निकालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते हम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि जैसे हमें कच्चा माल मिला कहीं से, उसे हमने मैन्युफैक्चर करके कोई प्रोडक्ट बना दिया, इसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे खान से लोहा निकालते हैं, आयरन, उसे हम पिघला के उसके अंदर से डिफरेंट स्टील्स वगैरह बना देते हैं, स्टील की प्लेट्स वगैरह बन जाती है और गाटर वगैरह बन जाते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं। या सिंपल सी बात, हमने अर्थ के अंदर से सिलिकॉन निकाला और उसकी सिलिकॉन चिप बना दी जो हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज़ होती है, तो ये क्या हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। लेकिन पोल्ट्री फार्म में तो हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबको पता है कि जैसे ईंटों से घर बनाना या पुल बनाना, इसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसका भी कोई काम नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग में हम क्या आता है, हमारा जेनेटिक आता है। जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री इस यहाँ इससे सेंस है कि हमने पोल्ट्री के अंदर अपने चिक्स पाले, मुर्गियाँ, और इनसे जो भी हम लेते हैं एग्स वगैरह या जो भी इनसे लेते होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, हम जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। मतलब हम इनसे इनके बाई प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसे हम ये भी देख सकते हैं, ऐसे हम काऊ पालते हैं, काऊ से हम क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो ये भी जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। हमने शीप पाली, शीप का मतलब भेड़, इससे हम क्या ले रहे हैं, वूल ले रहे हैं। ये याक पाला, दुनिया भर की चीज़ें जिनसे हम उनके मटेरियल लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। एक्सट्रैक्टिव मैंने बता दी, मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सप्लेन कर दी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी एक्सप्लेन कर दी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो लेवल इन। जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का जीरो लेवल पे, वो कौन सा होगा। ये लेवल होते हैं, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल या वन लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ये बहुत से लेवल से हमें बताना जीरो लेवल कौन सा है। मैं सारे लेवल बताऊंगा एक एक करके। देखो, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरर है, ये रहा, ये इसने कोई सामान बनाया। सपोज इसने पार्ले जी का बिस्कुट बनाया। ये बिस्कुट किसी इंसान ने खरीद लिया, रामपाल ने खरीद लिया। ये रामपाल क्या है, कस्टमर है। अगर जो मैन्युफैक्चरर है, पार्ले जी कंपनी वाला, सीधा तुम्हारे घर पे देने आ रहा है, बीच में कोई भी इंसान नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो लेवल बोलते हैं। जिसमें मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान किसे मिले, पेशेंट को मिले। इसे थोड़ा सा और इजी वे में समझ सकते हैं। पार्ले जी बहुत बड़ी कंपनी हो गई, वो तुम्हारे घर पे कुछ देने नहीं आने की। हम इसे बेसिक समझते हैं। जैसे गर्मियों में गन्ने गन्ने के जूस वाले भी नहीं,
मेरी वीडियो में कोई भी कट नहीं होता, तो अगर थोड़ा बहुत लेट हो तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। एडिटिंग वगैरह ना मैं करता, ना मेरे को करनी आती, इसलिए आप थोड़े स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। मुझे सोचने में 2-4 मिनट लग जाए तो इसे ज़्यादा वो मत करना, मतलब बुरा वगैरह नहीं मानना। आप इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जो गली में घूमते हैं शिकंजी बेचने वाले। ये क्या है, अपने पास सारा सामान रखते हैं। किसी ने कोई शिकंजी है, जैसे बड़ौद की, बागपत की फेमस शिकंजी, या किसी भी जगह की, कानपुर की, इलाहाबाद की, इंग्लैंड की, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहाँ की भी फेमस शिकंजी है, गली में घूमते रहते हैं बोल के यहाँ की शिकंजी, वहाँ की शिकंजी। ये क्या है, मैन्युफैक्चरर है कोई, और आपको शिकंजी पीनी है, ये सीधा आपके कहाँ आएगा, आपको कस्टमर इसके, ये सीधा आपके घर पे शिकंजी देने आ रहा है। ये क्या है, मालिक है अपनी, इसकी कंपनी है, इसका ठेला, अपने ठेले का मालिक है। ये सीधा आपको शिकंजी दे रहा है, बीच में कोई इंसान नहीं आया। इसने आपसे पैसे लिए, आपने इसे मनी दी, और इसने आपको अपना प्रोडक्ट दिया, बीच में कोई भी इंसान नहीं आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो लेवल। इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो लेवल बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान किसे मिला, पेशेंट को मिला। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने का, फटाफट बता देता हूँ। ये मैन्युफैक्चरर है और ये हो आप। बीच में मैन्युफैक्चरर से ये होलसेलर ने ली, और होलसेलर से सीधा आपने ले ली, तो बीच में कितने इंसान आए, एक इंसान आए। तो इसे क्या बोल देंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। मान लो होलसेलर से किसी एक बड़े दुकानदार ने ली, अब बीच में कितने लोग आ गए, ये मैन्युफैक्चरर और ये आप, और बीच में आपके दो लोग आए, तो इसे टू लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। इस बड़े से किसी रिटेलर शॉप वाले ने खरीद लिया आइटम, अब बीच में कितने लोग हो गए, 1 2 3। सामान यहाँ से निकला, 3 लोगों के हाथ में से निकल के फिर आपके में आए, तो बीच में 3 लोग हो गए, तो 3 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसे बोल देते हैं। ये सिंपल से इसका मतलब था। आशा है समझ आया होगा। इसका आंसर क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर से सीधा पेशेंट के हाथ में आ जाए, जीरो लेवल, बीच में कोई आदमी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेलर इज अ केमिस्ट शॉप परचेज, रिटेलर एट अ केमिस्ट शॉप परचेज ड्रग फ्रॉम होलसेलर हु गेट सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेलर इज टू। क्वेश्चन आ गया, अभी ये अपना आप सोल्व करके देखना हमें। एक रिटेलर है, एक केमिस्ट शॉप से परचेज करता है ड्रग फ्रॉम होलसेलर हु गेट सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर से किसे मिला, होलसेलर को मिला, होलसेलर से किसने लिया, केमिस्ट ने लिया, और इसके बाद किसे मिला, आपको मिला। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये तो मैन्युफैक्चरर था, ये कौन था बीच में, ये मैन्युफैक्चरर थे, ये आप थे। बीच में एक होलसेलर आया, एक रिटेलर आया, 2 लोग आए। अगर 2 लोग आए थे तो हम क्या बोल देंगे, टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोल देंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी सजेशन देना है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बेकार पढ़ा रहा हूँ, वो मैसेज कर सकते हैं, भले ही बुरा कमेंट हो चाहे अच्छा हो। एक सभ्य तरीके से करना, चाहे कैसे भी कमेंट हो, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। सुधार की अगर गुंजाइश है तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। टाइप ऑफ रिटेलरशिप ऑफ स्ट्रीट वेंडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है टाइप ऑफ रिटेलरशिप ऑफ स्ट्रीट वेंडर, जो गली में फेरी वाले बोलते हैं, ठेले वाले बोलते हैं, जो गली गली बेचारे कुल्फी बेचते हैं या अलग और बहुत सारे आइटम बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर। इसका क्या मतलब है, ये वो रिटेलर या वो बिजनेसमैन होते हैं, वो इंसान होते हैं, बिजनेसमैन तो नहीं कहेंगे तो नहीं, बिजनेसमैन ही, लेकिन बेचारे छोटा बिजनेस करते हैं। ये वो होते हैं जिनका कोई एक फिक्स स्थान नहीं होता। जैसे आपके एरिया में कोई दुकान होगी, अग्रवाल स्वीट्स होगी, नुक्कड़ पे पाएगी, हर चौराहे के नुक्कड़ पे अग्रवाल स्वीट्स पाएगी। या कोई बीकानेर की स्वीट्स है, हल्दीराम स्वीट्स है, उसकी एक फिक्स पोजीशन है, उन्होंने एक दुकान खरीद रखी है,
वहाँ पे ही मिलेगी वो। लेकिन ये जो बेचारे इटिनेरेंट रिटेलर हैं, इनकी एक फिक्स शॉप नहीं होती है, गली गली जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट रिटेलर या स्ट्रीट वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीसी ड्रग आर, ओटीसी ड्रग कौन सी होती है? ओटीसी की फॉर्म होती है ओवर द काउंटर, मतलब जो काउंटर के ऊपर से ले। काउंटर के ऊपर से का मतलब होता है कि इसके लिए हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपको कोई भी है, जैसे आपको इनो लेना है, इनो भी ड्रग में कंसिडर होती है। वैसे बता दूं मैं, एफरवेसेंट ड्रग कैटेगरी के ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर। मैं थ्योरी सेशन भी लाने वाला हूँ, 1 या 2 दिन से ही स्टार्ट हो जाएंगे। और एमसीक्यू तो हमें करनी है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बन सकते हैं। साथ में हम थ्योरी सेशन भी करेंगे, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये क्लास है तो हर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, उसके लिए स्पेशली डिवोटेड होकर बनाई हुई है। ओटीसी क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग। इसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए। A location which attract customer for shopping may be termed as, हम किसी दुकान पे जाते हैं, वो दुकान वाला खिलौने को बाहर ही निकाल के रखता है जानबूझ के, तो वो जानबूझ के इस तरह का अट्रैक्शन करता है कस्टमर को या उनके बच्चों के लिए। उस लोकेशन को जहाँ से कस्टमर अट्रैक्ट होता है शॉपिंग करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्टिव लोकेशन, जनरेटिव लोकेशन, सस्टिपेंट सॉरी सस्टिपेंट लोकेशन और जियोग्राफिक लोकेशन। जो कस्ट दुकानदार है उसने ऐसी लोकेशन जनरेट की ताकि लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ जाए, तो ऐसी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव लोकेशन। ये पेन ठीक है, हाइलाइटर से रहेगा, क्योंकि इससे हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम आए। The syrup of an approximately quantity of store at a specific price during a certain period of time comes under the supply of approximate quantity of store at a specific price ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है या उसकी सप्लाई है, किसी स्टोर पे सर्टेन पीरियड तक सेम रहे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जिसे इसका फिक्स लग रहा होगा, ये फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। इसे बोलते हैं जो है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट आया, उसकी एक हमने एमआरपी सेट करी, या एमआरपी जो उसके पीछे से आई, जब तक वो हमारे पास है सप्लाई, या सप्लाई कह सकते हैं, हमारे पास उसका स्टोरेज है, तब तक वो सेम ही रेट में सेम उससे बिकती है। इसे हम बोलते हैं रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, नेक्स्ट सप्लाई आएगी, मे बी प्राइस चेंज हो, तो उसे चेंज हो जाएगा। फिक्स क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बहुत लंबे समय तक कोई होलसेलर किसी मैन्युफैक्चरर से फिक्स क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और फिर अपने प्रोडक्ट को उसी दाम पे बेचता है, या अपने आप खरीदता है बेके अपनी मर्जी से। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये काम बैन कर रखा है। अब बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आती है, जिससे वो उनका जो एसेंशियल मेडिसिन है उनके प्राइस को भारत सरकार अपने आप कंट्रोल करती है। जैसे एक सिंपल सा नाम बता देता हूँ मैं, जो बहुत सारी इसकी मेडिसिन है, आपकी शुगर की मेडिसिन सुनी होगी, विल्डाग्रिप्टिन। ये इस टाइम अब तक पेटेंट थी, लेकिन धीरे धीरे इसके प्राइस सरकार ने क्या कर दिए? कम कर दिए। इसी तरह ओगमेंटिन है, ओगमेंटिन के भी सरकार ने क्या कर रखे हैं? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ने इसके जो प्राइस है फिक्स कर रखे हैं। नहीं तो ये अब जितने की 20 रुपये पर गोली मिलती है शायद एक ब्रांड वाली, ये बहुत महंगी पहुँचती है। Item which constitute 60 to 70% of total inventory and require 20% of total investment on inventories come under, ये कह रहा है वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो इन्वेंट्री में तो 60 से 70% होते हैं, लेकिन उनकी एंड रिक्वायर्ड 20% टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% तो उन पर खर्च होता है, और इन्वेंट्री मतलब उनकी जो क्वांटिटी होती है 60 से 70%। अपनी अगर हमने 100 गोली मंगाई, अलग अलग गोली है, 100 में से 60 से 70 इसी की गोली रहेंगी, 60 से 70 गोली इसी ड्रग की रहेंगी, और
बिकती है ये, लेकिन रिक्वायरमेंट और जो इसकी, मान लिया हमने 1000 रुपए की गोली मंगाई, 100 गोली हमने 1000 रुपए की मंगाई, हमें नहीं पता कितने रुपए की गोली है, तो 20%, मतलब 70 गोली 200 रुपए की आ गई हमारी, मतलब महंगी तो नहीं है, इतनी महंगी गोली नहीं होती, 200 रुपए में 60-70 गोली आ गई, बाकी कितनी बची, 30 गोली। ये 30 गोली कितने रुपए में आएंगी, 800 रुपए में आएंगी। इसका मतलब महंगी गोली होंगी, तो इसे बोलते हैं ए बी सी क्लास, ए बी सी क्लास। अब मैं बता देता हूँ, जो ए क्लास आइटम होते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास लिखने का कुछ ऐसा भी अपरेटस है नहीं, मैं बहुत जल्दी इसका इंतजाम करूंगा लिखने का भी। फिलहाल मैं बोल कर रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल बात सब समझ आएगी। देखो, ए क्लास आइटम सबको नाम से पता लग रहा है, ए क्लास मतलब बहुत ज़्यादा महंगे आइटम होंगे। जो बहुत ज़्यादा महंगे आइटम होंगे, मान लो 100 गोली है, 100 में से हमें एक क्लास का आइटम है, मतलब बहुत महंगी है, एक गोली ही 200-300 रुपये की है, तो हम उसकी 1 या 2 गोली मंगाएंगे। तो जो ए क्लास आइटम है, इन्वेंट्री में ये 1 to 2% होते हैं, और इनकी जो रिक्वायर्स जो इनका अमाउंट है, ये होता है लगभग 50%, 60%, 70% तक का अमाउंट इसमें खर्च होता है। बी क्लास आइटम क्या होते हैं, बी क्लास आइटम वो आइटम होते हैं जो, जिनकी जो कॉस्ट है वो हाई हाई तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था ऑगमेंटिन वगैरह, एक गोली 20-30 रुपए की है, तो हम इसकी कितनी गोली मंगाएंगे, अगर हमें 1000 रुपये का ही आइटम मंगाना है, 20-30 रुपए की गोली है, तो हम इसकी 10-12-15 गोली मंगाएंगे बस। तो ये क्या है, कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं है, इसी वजह से इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी हाई रहती है, और इनका जो इन्वेंट्री में जो इनका कंजप्शन है वो भी ज़्यादा रहता है। सी क्लास आइटम सस्ती दवाई है, दवाई सस्ती होगी, मान लो 1 रुपए की 4 गोली है, तो हम क्या करेंगे, 10-20 रुपए की 80-90 गोली है मंगा के रख लेंगे। तो सी क्लास आइटम क्या हो गया, जो चीपर है, सस्ता है, तो वो इन्वेंट्री क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैं एक चीज़, अगर किसी को बार बार ये अजीब वर्ड लग रहा है, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री का मतलब होता है क्वांटिटी। अगर मैं कहूँ इन्वेंट्री ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है। मात्रा मतलब इसकी ज़्यादा गोली है, अगर मैं कोई इन्वेंट्री कम है तो इसकी गोलियाँ कम है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ए क्लास जिनकी मात्रा कम और इनके ऊपर हमारा पैसा खर्च होता है ज़्यादा, इन्वेंट्री कम और जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है मनी का वो ज़्यादा। बी में क्या है, इन्वेंट्री भी मीडियम और इनका जो खर्चा है वो भी मीडियम। सी क्लास में इन्वेंट्री मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा और इनके ऊपर जो खर्च किया हुआ पैसा है बहुत कम। तो ये कह रहा है वो ऐसी चीज़ बताओ जो 60-70% तो इन्वेंट्री मतलब मात्रा है, और इसके ऊपर हम मनी का 20% खर्च कर देते हैं, मतलब 100 रुपये अगर हम पे है, 100 में से 20 रुपये हम इसमें खर्च कर देते हैं। ये किस क्लास में आती है, बी क्लास में। याद रखना, 60% के समथिंग अगर कोई भी इन्वेंट्री है वो बी क्लास में आएगी, 60 से नीचे जाएगी तो सी क्लास में आएगी, और अगर 40 का समथिंग आएगी तो डी क्लास में आएगी। और अगर कोई भी इन्वेंट्री हमारी, सॉरी मैं थोड़ा शायद गलत बोल गया, 60-70% है तो बी क्लास में है, इससे भी ज़्यादा होगी, 80-90% इन्वेंट्री है सी क्लास में, और उससे भी ज़्यादा है तो डी क्लास में। परसेंटेज में बहुत से इसे 100% लेकर सोच रहा हूँ, अब आगे कहाँ से लाएंगे, मैंने परसेंटेज में बताया, मतलब लगभग 60% है बी, 70 अबव है सी, 80 अबव है तो डी इन्वेंट्री, और अगर 60 से कम है तो ए क्लास, या हाँ 60 से कम है तो क्या हो जाएगी हमारी इन्वेंट्री ए। 60 से कम ऐसा नहीं कि 55% पे ए क्लास बोल देंगे, मतलब लगभग 20-30% है तो उसे हम ए क्लास बोलते हैं। ये सरकारी डाटा है, ये इन्होंने डाटा इस तरह का लिख दिया, ना इनकी इधर बात इधर फिट बैठ रही ना उधर। उम्मीद है सब समझ गए होंगे, नहीं समझ आए तो आप मैसेज करना, मुझे दोबारा इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी, सिर्फ इस एबीसी इन्वेंट्री टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियो भी बनाऊंगा अगर किसी को समझ ना आए हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे बोल दिया तो मे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हों। अगला क्वेश्चन, इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड फॉर। अब हमें सबसे पहले डी का तो मतलब तब बताएंगे जब हमें वीईडी का मतलब पता हो,
तो VED का मतलब क्या होता है? V से होता है वाइटल, E से एसेंशियल और D से होता है डिजायरेबल आइटम। वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल आइटम। तो D इसके अंदर क्या हो गया हमारा? डिजायरेबल आइटम। सेफ्टी स्टॉक इज यूज्ड। जो सेफ्टी स्टॉक है वो किस लिए यूज होता है हमारा? सेफ्टी स्टॉक हम क्यों रखते हैं? जो अगर हमें इमरजेंसी पड़ जाए तो टू मीट अनफोर्सीन डिमांड। सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हम मैं अपनी बात बताता हूँ, और की नहीं बता सकता। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, जाता था मतलब अब तो अपने पैसे से जाता हूँ। जब मैं छोटा था बाहर जाता था तो मैं पैसे लेके जाता था घर वालों से मांग के। तो उनसे मुझे जितने पैसे मिलते थे वो मैं लेता था। इसके अलावा मैं इमरजेंसी में अपने पास अलग से भी रखता था। मेरी मम्मी खुद मुझे कहीं जाने के लिए 100 रुपये देती थी। 100 रुपये दे के अलग से 50 रुपये मुझे देती थी कि इसे इस कॉपी के बीच में रख ले या बैग की लैपटॉप चैन में रख ले, इस तरह रख ले कि अगर तेरे सारे पैसे खत्म हो जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तब इन 50 रुपये को निकालियो। आज भी मेरी मम्मी ऐसी करती है। तो इसे यही क्या होता है हमारा, इसी बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। अगर मान लो इमरजेंसी पड़ गई उस समय, अनफोर्सीन, जिस डिमांड का हमने सोचा ही नहीं था ऐसी डिमांड आ जाए, उसे मीट करने के लिए हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। मेडिसिन में भी रखा जाता है इसका स्टॉक। कमेंट करके बता देना अगर कम ज़्यादा फालतू कम बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना प्लीज़। इन द टू बिन सिस्टम EOQ टेक्स इनटू अकाउंट। इन EOQ सिस्टम के अंदर टू बिन सिस्टम होता है EOQ का। इसके अंदर जो अकाउंट है इसके अंदर क्या आता है? एनुअल डिमांड आता है, यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम आता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन सप्लाई ऑर्डर आता है, ये सभी आते हैं। सबसे पहला हमें पता होना चाहिए ई EOQ का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, ओ का ऑर्डर और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कोई ऑर्डर है। इकोनॉमिक का मतलब आप समझते हैं सस्ते जो होता है। एनुअल डिमांड भी डिपेंड करती है इसकी, यूनिट कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन सप्लाई ऑर्डर भी। तो ये क्या है हमारा? ऑल ऑफ देम। ये तो सबको ही पता होगा जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट सेकंड, मतलब फार्मेसी के सेकंड ईयर में आने के बाद एक कैंडिडेट को कितने घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है? 500 आवर्स। पूल्ड कम्युनिकेशन मीन्स, जो पूल्ड कम्युनिकेशन है इसका क्या मतलब होता है? इक्वल शेयर ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल, शेयर ऑफ कमीशन ऑन टोटल प्रॉफिट, इक्वल शेयर ऑन कमीशन ऑन एनुअल टोटल सेल, स्ट्रेट सैलरी प्लस बोनस ऑन सेल। पूल कमीशन आपने सुना होगा, कार पूलिंग। कार पूलिंग में क्या करते हैं, एक इंसान जा रहा है, आज वो अपनी कार, जैसे हम दो फ्रेंड हैं, हम बाइक से कॉलेज जाते हैं, खैर अब नहीं जाते, अगर हम बाइक से कॉलेज जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दिन मैं बाइक लेके जाता हूँ, वापस आता हूँ, मेरा कितने रुपए का भी पेट्रोल लगे, अगले दिन फिर मेरा जो फ्रेंड है मैं उसकी बाइक पे बैठ के जाता हूँ और आता हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इक्वल शेयर किया टोटल। अब ये यहाँ अगर कोई दुकान की बात है तो यहाँ सेल आ जाएगी। हमने प्रॉफिट तो नहीं देखा कि उसकी बाइक में 10 रुपए लग रहे थे आने जाने के, मेरे में 15, तो मैं कहूँ नहीं भाई तू 2.5 रुपये और दे मुझे एक्स्ट्रा मेरे में, क्योंकि तो तेरे तेरे जब हम तेरी बाइक पे जाते हैं तो 5-5 रुपये लगते हैं, लेकिन जब मेरी पे जाते हैं 7.5 रुपये लगते हैं, तो 2.5 रुपये और दे। ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, इक्वल शेयर करते हैं हम। इक्वल शेयर मतलब दोनों का समान शेयर होता है। अब हम दोनों चाहे एक ही बाइक से आना जाना करें, या एक दिन मैंने पेट्रोल डलवा दिया आने जाने का, अगले दिन उसने डलवा दिया, इसे बोलते हैं इक्वल शेयर। इसमें प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, एनुअल टोटल सेल से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टनरशिप कभी भी टूट सकती है, जिस दिन लड़ाई हुई उसी दिन अब मैंने बिठाया तो बाइक पर अपनी चल निकल। तो इस तरह से ये है इक्वल शेयरिंग। व्हेन द arrears of dividend for the year of inadequate profit are payable out of future profit, the shares are, ये क्वेश्चन दोबारा, when the arrears of dividend for the year of inadequate profit,
अगर कोई दो पार्टनर है, उनका डिवाइडेंट है ईयर ऑफ इनएडुकेट, उनके प्रॉफिट अलग अलग है, एंड पेबल आउट फ्यूचर प्रॉफिट, द शेयर आर कॉम्युलेटिव शेयर। इसी भाषा में बताता हूँ, मे भी किसी को भी समझ नहीं आया होगा। मुझे तो फर्स्ट टाइम में बिल्कुल समझ नहीं आते हुए क्या लिख रखा है बवाल। ये कह रहे हैं दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, किसी बिजनेस में लगाए। ए ने 70 रुपये लगाए, ये अमीर फैमिली का इंसान था गला। बी ने 30 रुपये लगाए, इसने 70 रुपये लगाए, इसने 30 रुपये लगाए। 1 साल बाद इन्हें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 100 रुपये का हमने मान लिया प्रॉफिट हुआ। तो ए ने ज़्यादा पैसे लगाए थे, तो इसे 100 रुपये का 70, इसे 70% मिलेगा। 100 रुपये का मतलब 70 रुपये से प्रॉफिट में मिलेगा, और इसे 30 रुपये मिलेंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत से कहेंगे 70 लगाए 70 मिले, फायदा क्या हुआ, इनका फायदा हटाओ। मान लो ने 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ए ने 70 रुपये लगाए थे, बी ने 30 रुपये लगाए। एक महीने तक, एक दिन तक, जब तक भी उन्होंने बिजनेस चला, चली 10 दिन चलाओ चाहे बिजनेस उनका, उन्होंने 10 रुपये प्रॉफिट कमाए। 10 रुपये प्रॉफिट में अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ए को भी 5 रुपये दे दे, ले ए भी 5 रुपये रख, बी भी 5 रुपये रख। इसमें क्या है, ए ने बेचारे ने ज़्यादा पैसे लगाए थे तो भी से 5 रुपये लगे, इसने कम पैसे लगाए थे तो भी से 5 मिले, तो इसका तो नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं करते, जिसने ज़्यादा रुपये लगाए उसे ज़्यादा रुपये मिलेंगे, जिसने कम लगाए उसे कम। तो इसे ए ने ज़्यादा लगाए थे तो इसे 7 रुपीज़ मिले, और बी ने कम लगाए थे इसे 3 रुपये। 10 रुपये का प्रॉफिट को हमने 7 3 में डिवाइड कर दिया। इक्वल शेयर नहीं थे, नॉन कम्युलेटिव नहीं, इक्वल को ही नॉन कम्युलेटिव कहते हैं। ऑर्डिनरी भी नहीं था, इसमें मैथ लगाया तो ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता मैथ। तो ये क्या है, कम्युलेटिव शेयर, जिसका जितना, जिसने जितने पैसे लगाए उस हिसाब से उसे उतना प्रॉफिट मिला। समझ गए होंगे जहाँ तक है, यकीन मुझे है। यूनिफॉर्म पार्ट्स ऑफ लोन रेज्ड बाय ए कंपनी आर नोन एज, यूनिफॉर्म पार्ट्स ऑफ अ लोन रेज बाय ए कंपनी आर नोन एज। जो यूनिफॉर्म पार्ट्स है किसी लोन का रेज होता है एक कंपनी के द्वारा, हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिवेंचर्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है। यूनिफॉर्म पार्ट है किसी लोन रेज का कंपनी के द्वारा, उसे डिवेंचर बोला जाता है। अब आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई स्टैंड फॉर, आईसीआईसीआई बैंक है जो, इसका फुल फॉर्म या इसका क्या मतलब है, मुझे लगता है अधिकतर को नहीं पता होगा इसका मतलब, तो आज फर्स्ट टाइम समझोगे, सुन लो। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे पेपर में जैसे सबको पता है कि करंट अफेयर भी आएगी 20 मार्क्स की, जर्नल पोर्शन आएगा, तो मैं थोड़ी बहुत करंट अफेयर बस साथ में बताता हुआ चलूँगा। और पेपर से जस्ट पहले अगर आपने कमेंट किया तो मैं जर्नल पेपर या करंट अफेयर भी पढ़ाऊँगा, अगर आप कहोगे तो। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसी बैंक अभी तक 16 अप्रैल 2022 तक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। कौन सा बैंक है, प्राइवेट। और अगर सरकारी बैंक की बात करें तो सबसे बड़ा सरकारी बैंक सबको ही पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम TBTF, टू बिग टू फेल। ये ऐसे बैंक है जिनका फेल होना लगभग असंभव होता है। एक और बात करंट अफेयर की इसके अंदर ही, जो आईसीआईसी बैंक है अभी तक का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, लेकिन HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड एक लोन वाली उसकी कंपनी भी है, ये आपस में मर्ज हो चुकी है, मतलब प्रोसेस में है, 1 महीना लगेगा इन्हें मर्ज होने में। तो 16 मई के बाद हमारे पेपर में तो आईसीआईसी आएगा, अगर क्वेश्चन आया तो आईसीआईसीआई रहेगा, लेकिन लगभग 1 महीने बाद हम मान सकते हैं 20 मई या 16 से 20 मई के बाद से जो नई वो आएगी, रैंकिंग आएगी बैंकिंग की, उसके अंदर HDFC बैंक इंडिया का और वर्ल्ड में भी बहुत हद तक बहुत ऊपर बैंक जा चुका होगा, और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक बनने वाला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, अगर किसी को लगे कि ये फालतू की इन्फॉर्मेशन है तो भी कमेंट करके बताना। बंद तो नहीं करने का एकदम ही, लेकिन हाँ धीरे धीरे कम कर दूंगा। द क्रेडिट ऑफर बाय द
supplier to buyers all the stage of production and all the channel of distribution। ये कह रहा है जो क्रेडिट ऑफर किया जाता है सप्लाई के द्वारा, बाय कर लेता है सारे प्रोडक्शन को और सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है, सिंपल सा भाषा में बताएं तो मनी के बेस पे ट्रेड करना। जैसे मोनोपोली बोलते हैं इसे। एक होलसेलर है, उसने कोई एक प्रॉपर ड्रग या प्रॉपर प्रोडक्ट है, सारा ही खरीद लिया, अब उसे अपने हिसाब से बेचेगा। सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन है सब उसने खरीद ली, अब अपने हिसाब से बेचेगा, उसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। आज की वीडियो लंबी हो गई, 30 मिनट तक की पहुंच गई, बस अब खत्म कर रहे हैं एक दो मिनट में। द बैंक डिपॉजिट विच सर्व एज द प्रिंसिपल मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज कम अंडर। जो बैंक डिपॉजिट है विच सर्व एज द प्रिंसिपल मीडियम या सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये किसके अंदर आता है? फिक्स डिपॉजिट के अंदर, कम्युलेटिव डिपॉजिट के अंदर, करंट डिपॉजिट के अंदर या रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर। इसे बोलते हैं हम करंट डिपॉजिट। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई। इसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हो, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। Which one of the following is not included in function of bank? Which one of following इन इसके अंदर से बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डोनेशन टैक्सेस अंडर विच इंस्टॉलमेंट, ये है इसका फंक्शन। हाँ भाई, पेमेंट इंश्योरेंस तो होती है। एग्रीमेंट ऑफ बाइंग, जो मिथुड फाइनेंस बैंक गोल्ड सिल्वर शेयर बॉन्ड वगैरह निकालते हैं, ये भी होता है। सप्लाई ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री डोज इंटरेस्टेड, ट्रेड इंफॉर्मेशन में, सप्लाई में, इंडस्ट्री को लोन देने में, लेने में, इसमें भी होता है। लेकिन ये पढ़ो ध्यान से, अरेंजिंग ऑफ द एक्सपर्ट एडवाइज ऑन प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट बैंक क्यों करेगा? इसका काम तो सिर्फ पैसे देने का है, ये करने वाला कोई अपने आप करेगा। ये इसका आंसर है, मतलब बैंक का काम नहीं है और ये इसका आंसर है। वीडियो यहाँ पे खत्म। कैसी लगी वीडियो चाहो तो बता सकते हैं, नहीं तो ना, नहीं बताओगे तो मत बताना। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना है, कमेंट वगैरह नहीं। अगर कोई काम की बात है, भले ही मेरी वीडियो पे भी एक भी कमेंट नहीं है, अगर कोई काम की बात है, किसी को भी सजेशन देना है कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, थ्योरी भी पढ़ाओ साथ में, एमसीक्यू ज़्यादा करवाओ, 20 की जगह 25 करवाओ, 10 एमसीक्यू करवाओ, तो कमेंट कर सकता है। मैं ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लेके जैसे कहेंगे भी उस तरह से करने की कोशिश करूँगा। बाकी कोई भी सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो स्पेशली या फुल्ली डेडिकेटेड है मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। इसके अंदर ऑल फार्मेसी सिलेबस कवर किया जाएगा, प्लस फार्मेसी के अंदर जो भी सिलेबस है वो हम अच्छे से कवर करेंगे, एमसीक्यू बेस पे भी और थ्योरी बेस पे भी, ताकि हमारे फार्मेसी का सारा कंटेंट कवर हो। और जो थ्योरी जो हमारा पेपर आएगा 80% जो पेपर फार्मेसी से आएगा, वो 80% का 80% हमारे पास आए। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे जो आ सकते हैं पेपर में, वो सब हम इसमें करेंगे। थैंक यू।